हेलो स्टूडेंट्स, तो करते हैं आज का सेशन शुरू। क्वेश्चन नंबर 77 पर हम पहुंच चुके हैं। चल क्या रहा है, तो बेस्ट 100 क्वेश्चन चल रहे हैं हर चैप्टर के लिए। कौन बच्चे इसको कर रहे हैं? जो बच्चे नीट के लिए, जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, और साथ में जो 12th वाले भी हैं जो अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को अच्छा करना चाहते हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर यहाँ आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। कुछ उसमें जेई मेंस के पुराने क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ आपके नीट के पुराने क्वेश्चन होते हैं, और साथ में बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके होते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, कोशिश की जाती है कि ज़्यादातर कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको करा दिए जाए। तो ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे हम पहुंच चुके हैं। ज़रा देखते हैं इसमें क्या बोला है। देखो, ये सवाल देखा होगा आपने, यहाँ पे पढ़ा हुआ है ये 2024, ये 2024 जेई मेंस में आया हुआ है। अगली वीडियो से 2025 के क्वेश्चन भी शुरू कर दूंगा, थोड़े थोड़े वो भी आपको मैं बताने शुरू कर दूंगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं, चाहे आप अपने बोर्ड के पेपर में जाएं और चाहे आप जेई मेंस में या नीट में करके जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा, अगर आपने ये सारे सवाल लगा रखे, ऐसा फील होगा कि हमने सब कुछ कर रखा है। तो चलो करते हैं शुरू। ए 2 एम्पियर करंट कैरिंग स्ट्रेट मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टिविटी 2 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 mm² एंड मास 500 ग्राम। ओके, एक 2 एम्पियर की करंट कैरिंग स्ट्रेट मेटल वायर है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब 2 एम्पियर उसके अंदर करंट हो गया, आई की वैल्यू 2 एम्पियर, उसका खुद का रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम, ओके, एंड रेजिस्टिविटी रो वो हो गई 2 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हो गया आपका 10 mm², एंड मास हो गया 500 ग्राम, इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन मिड एयर बाय अप्लाइंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मतलब वो एयर में, हवा में लटकी हुई है, हवा में बीच में कहीं लटकी हुई है, ठीक है, बाय अप्लाइंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बहुत आसान है। देखो सुनो, वायर है ये, ठीक है, एक बात सोचो खुद से, क्या वायर ऐसे हवा में लटक सकती है? अगर ऐसे छोड़ दी तो वो नीचे चली जाएगी। देखो ऐसे ऐसे नीचे चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सर नीचे की तरफ वेट है mg, ठीक है। पर क्या इसको कोई ऊपर रोक सकता है? हाँ, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो अगर ऊपर की तरफ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स Fm, और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और नीचे ये वायर का वेट आपस में अगर बैलेंस हो गए तो ये हवा में लटकी रह जाएगी। जैसे मैं इस मार्कर को अगर यहाँ लटकाना चाहता हूँ, तो या तो इस पे ऊपर धागा बांध दो, एक धागा एक रस्सी बांध देंगे आप, तो ये नीचे इसका वेट और रस्सी की टेंशन आपस में बैलेंस होकर ये लटक जाएगा। लेकिन यहाँ पे धागा नहीं बांधा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स कैसे लगा रहे यार? बहुत सारे सवाल करके आए हो आप। इस वायर में है करंट, अब करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में लगा हुआ है ताकि फोर्स ऊपर लग सके। अब आपको पता है करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, तो वो फोर्स ऊपर लगा हुआ है, नीचे की तरफ इसका वेट। दोनों बच्चों आपस में बैलेंस हैं, Fm इज इक्वल टू mg। Fm हो गया मैग्नेटिक फोर्स, mg हो गया इसका वेट, दोनों आपस में बैलेंस हैं। तो बस यहीं से आप बैलेंस करा के b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, Fm की वैल्यू क्या होती है? Fm की वैल्यू होती है, Fm की वैल्यू होती है क्या? IBL साइन थीटा। अब साइन थीटा हो गया इनके बीच का एंगल, वो 90 डिग्री मान लेते हैं जब फोर्स मैक्सिमम होता है। तो ये रख दिया हमने IBL इक्वल्स टू mg। मान लीजिए मुझे b निकालना है,
तो वो आ गया mg/i/L। m का वैल्यू कितना दिया था 500 ग्राम, 1/2, इसे किलोग्राम में चेंज कर लो, 0.5 आ जाएगा। 500 ग्राम को 0.5 किलोग्राम कह सकते हो आप। इंटू जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, 10 दे रखी, देखो ये 10 अपॉन में आई इंटू एल, करंट 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 हो गया 2 एम्पियर का 2, और इंटू एल, एल की वैल्यू लेंथ दे रखी है, ओ नो लेंथ तो है ही नहीं। चलो लेंथ नहीं दे रखी तो लेंथ निकालने के लिए कुछ ना कुछ क्लू तो दिया होगा जरूर। हाँ वो दिया है। वो क्लू क्या दिया है, उसने दिया है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वायर का रेजिस्टेंस वो दिया है, देखो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, देखो तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, रो एल बाई ए, उससे एल की वैल्यू निकाल के यहां रखनी है आपको। तो ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू रखो पहले तो 1 ओम, रो की वैल्यू रखो 2 इंटू 10⁻⁻6, एल हो गया लेंथ, अपॉन में एरिया 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 10 mm², ये रहा। तो 10 mm² को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दे। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट गया, 2 से 10 को काटा 5, ये इधर मल्टीप्लाई हो गए तो एल की वैल्यू 5 मीटर आ गई बच्चों। एकदम आसान, कुछ था सवाल में। इस एल की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, ये आ गया 0.5 इंटू 10 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई कर दो ना 0.5 और 10 की, यहाँ 5 हो जाएगा ऊपर, अपॉन में 2 इंटू में एल की वैल्यू भी कितनी आई 5, 5 से 5 कट गया, आंसर आ गया 1/2 टेस्ला या 0.5 टेस्ला। अब इसने क्या पूछा था, इसने कहा था अगर ये 10 की बी की वैल्यू जो है यहाँ पे समथिंग, यहाँ पे कुछ आएगा और इंटू में 10⁻⁻1, तो यहाँ पे अगर इसको 10⁻⁻1 में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻1 टेस्ला। ठीक है, तो वो समथिंग जो था यहाँ पे, वो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 5, इसलिए हमारा आंसर हो गया बच्चों 5। बिल्कुल आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं बच्चा पार्टी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर तो मेरे याद नहीं है। एक वायर है और उससे लूप बना हुआ है इसी तरीके का, यहाँ पे स्क्वायर लूप है, शायद वहाँ पे भी स्क्वायर लूप ही था, और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। इस टाइप का मैं आपको याद दिलाता हूँ। ऐसे लूप है, एक लूप रखा हुआ है इस तरीके से, और वहाँ पे उसको मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साइड में रखा था, मतलब उसकी एक साइड एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पर, बाकी दो साइड आमने सामने थी इस तरह से। तो यहाँ का फील्ड निकाला, वो फील्ड जो था वहाँ पे वो लगातार बदल रहा था। x इज इक्वल टू 0 पे फील्ड अलग है, फिर x इज इक्वल टू 1 पे अलग है, x इज इक्वल टू 2 पे अलग है। तो इस पूरी लाइन पे फील्ड और इस पूरी लाइन पे फील्ड अलग अलग था। इस पे फोर्स लग रहा था इधर F1, इधर लग रहा था F2, ठीक है। और इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा था F और F एक दूसरे के अपोजिट, वो सेम लग रहा था F और F। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे और F1 F2 की वैल्यू निकाल के आपस में माइनस करनी थी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम वही सवाल ये है, सेम वही सवाल। आप ये जो दो वायर है, एक तो ये और एक ये, इन दोनों पे तो फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग के एक दूसरे से कट जाएगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो बी कहां दे रखा, के कैप बाहर की तरफ। तो इस वाली वायर पे, नीचे वाली वायर पे ध्यान दो, इस पे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, और सॉरी करंट तो इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये रहा। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा आपका L क्रॉस B, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इधर फोर्स, तो इस पे फोर्स लग गया इधर, तो इसके अपोजिट इधर फोर्स लग गया इस पे। ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि इन दोनों वायर पे जो फील्ड है वो एकदम एक जैसा है। एक जैसे से मतलब हुआ
जो ऊपर वाली वायर पे फील्ड है वही नीचे वाली वायर पे फील्ड है, और वायर दोनों सेम लेंथ की है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो इसलिए इनका फोर्स आपस में कैंसिल हो गया। ऐसा सेम वहां पे भी हुआ था। लेकिन ये जो दो वायर है, एक ये वाली वायर, एक ये वाली वायर, इन दोनों वायर में जो फील्ड होगा वो कैसे आएगा? अब फील्ड देखो यहां पे आपका B इक्वल्स टू 0.2 1 प्लस 2x के कैप टेस्ला है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, देखो ये वाली वायर जो है, ये मैं थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपको। ये वाली जो वायर है ये, तो ये वाली वायर में x की वैल्यू कितनी है यहाँ 2, तो यहाँ पे इस पूरी पे फील्ड जो होगा वो 2 रख के आएगा। 0.2 1 प्लस 2 इंटू 2 और के कैप टेस्ला, बस इसे सॉल्व कर लो। 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 हो गया 1 टेस्ला। इसका मतलब यहाँ पे इस वायर पे, पूरी वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ है, और कितना है 1 टेस्ला है, तो यहाँ पे बी 1 टेस्ला, इसे B1 कह दो। फिर यहाँ निकालो यहाँ, तो ये कितना आगे है इससे, तो 50 सेंटीमीटर की एज है इसकी, 50 सेंटीमीटर, तो इसके लिए जो x की वैल्यू हुई ये हुई 2.5 सेंटीमीटर, चलो सॉरी 2.5 मीटर, क्योंकि 50 सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर को 0.5 मीटर कह सकते हो आप, 0.5 मीटर। अब यहां से यहां तक 2 है, ये 0.5 है, तो ये बन गया 2.5 मीटर। तो ये 2.5 मीटर पे इस वाली पूरी एज पे, इस पूरी एज पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया B2। वो कितना आएगा? तो वो आएगा x की जगह इस बार यहाँ पे जो रखा था आपने b की वैल्यू 0.2 1 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह रख सकते हो 2.5, तो 2.5 इंटू 2 हो गया 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 2 1.2 टेस्ला, तो यहाँ पे आ गया बच्चों 1.2 टेस्ला। अब इस एज पे पूरी पे मैग्नेटिक फील्ड पता है, इस पूरी एज पे मैग्नेटिक फील्ड पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स के साथ बदल रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बदल, ये पूरा डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे इस वायर पे करंट और इस वायर पे करंट भी पता है हमको, मैग्नेटिक फील्ड भी पता चल गया, तो दोनों पे फोर्स निकाल लो। अब इस पे फोर्स होगा इस तरफ, इस पे फोर्स होगा इस तरफ, और इस पे फोर्स होगा इस तरफ, डायरेक्शन चेक कर देना, ये F1 ये F2। चलो F1 की वैल्यू निकालूं अगर मैं, तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है IBL, साइन थीटा तो 90 डिग्री दे रखा, क्योंकि XY प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ऐसे लूप रखा है XY प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड रखा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ऐसे, तो सिंपल सा पॉइंट है 90 डिग्री है, तो IBL आ जाएगा। I इसके अंदर का करंट, I कितना दे रखा देखो 0.5, B B B B B B यहाँ पे कितना निकल का आया था 1, और L लेंथ वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, इसको भी 0.5 कह दो, तो 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 न्यूटन आ गए। ऐसे ही F2 निकाल लो इस वाले पे, तो उसमें फॉर्मूला वही IBL, उसमें चलने वाला करंट है 0.5, B की वैल्यू B हो गया 1.2, और इंटू L की वैल्यू L हो गया 0.5। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो भाई कितना बैठ रहा है, तो 0.25 तो इनका 0.25 तो ये बैठ गया, और 1.2 की मल्टीप्लाई कर लो, क्या लिख दिया, पॉइंट 3 आ गया, तो ये आ गया 0.3। अब F1 माइनस F2 कर दीजिए, नेट फील्ड क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा बाहर का डिस्टरबेंस आ गया था। चलो अब यहां से अगर
हम एफ नेट निकालें, इस पे फोर्स लगा 0.3, इस पे 0.25, दोनों को आपस में माइनस कर लो, F2 माइनस F1, 0.3 माइनस 0.25, तो आंसर आ गया 0.05 न्यूटन। बस आंसर। हाँ, अगर इसे मिली न्यूटन में दे रखा है जैसे यहाँ, तो इसे चेंज कर लो मिली न्यूटन में, तो 5 इसको लिख सकते हो आप मिली न्यूटन में, कैसे हो जाएगा, ये बन जाएगा 50, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 50 इंटू 10⁻³ नहीं, हाँ हाँ 50 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, दो जीरो उसमें जाएगी, एक नहीं 5 इंटू, सॉरी 5 इंटू एक जीरो, तो 5 इंटू 10⁻³ नहीं 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 नहीं, माइनस मिली न्यूटन है ना, 50 सॉरी कभी कभी ऐसे छोटा सा पॉइंट में गड़बड़ हो, तो 50 इंटू 10⁻³ लिख लो इसको न्यूटन, तो मिली न्यूटन लिख सकते हैं इसको, आंसर आ गया 50 मिली न्यूटन। लो जी 50 आंसर, देखो इसका कहाँ है, ये रहा 50 मिली न्यूटन। चलो आसान सा सवाल था ये भी, कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, देखते हैं इसको भी क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 79 में बोला गया है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। मतलब हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल जो फील्ड लगा हुआ है अर्थ का, उसको हम BH कहते हैं, उसकी वैल्यू दे रखी है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, a very long straight conductor carrying current of 2 ampere in the direction from southeast to northwest is placed। मतलब हम अब यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, इधर अगर ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ, तो साउथ ईस्ट हो गया इन दोनों के बीचों बीच, एंड टू नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, मतलब एक वायर रखी हुई है ऐसे, और उसमें करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इस तरफ जा रहा है करंट। आई, चलो ठीक है, ये भी ठीक है बात। करंट है कितना, तो √2 एम्पियर का करंट है। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर, इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स फाइंड करो। अब आप ऐसे सोचो, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर लगता है, मैग्नेटिक फील्ड लगता है साउथ से नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लगता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। चलो ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है, इधर लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। इधर हो गई वायर की लेंथ एल वेक्टर इसका, तो ये एल वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में ये एंगल, अब ये एंगल अगर 45 है तो इधर वाला 45 होगा, तो ये 135 हो गया एंगल, 135 का एंगल है दोनों के बीच में, एल के और बच्चों बी के। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता चल गया कि किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमें पता ही है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है। चलो ठीक है, तो और बाकी आपका जो वायर रखी है, तो वायर रखी है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, उसमें करंट चल रहा है, तो अब निकालना है कि इसकी पर यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इस वायर पे फोर्स लगेगा क्यों यार, सिंपल सी बात है, वायर में चल रहा है करंट, वायर रखी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगता है फोर्स, कितना लगता है,
वो लगता है सर आई बी एल, ये फोर्स लगता है आई बी एल साइन थीटा। लेकिन उसने कहा है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो एक काम करो ना, ये तो आ गया फोर्स, अब एल लेंथ पे लगने वाला फोर्स एफ है, पर यूनिट लेंथ निकालना वन लेंथ पे लगने वाला, तो एल से डिवाइड कर दो, इधर भी इधर भी, एल से एल कट गया, तो ये आ गया आई बी साइन थीटा। तो आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू, आई की वैल्यू, करंट कितना दे रखा था, अंडर रूट 2, बी मैग्नेटिक फील्ड 3.5, 3.5, और जी 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, साइन थीटा साइन 135, साइन 135 की वैल्यू 1/√2 होती है, सभी को पता है, √2 इंटू 3.5 10⁻⁻5 अपॉन में 130, 1/√2, 135 की वैल्यू, ये कट गया। इसको लिख सकते हो आप 10⁻⁻5, लेकिन यहाँ -6 दे रखा है इसने, तो -6 की टर्म में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बस वही आ जाएगा जो वो चाहता है। तो इसको लिख सकते हैं, ये 3.5 है, इसको 35 बना दो और 10⁻⁻6 लिख लो इसको, तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो बस आ गया आंसर। अब इसने कहा था 10⁻⁻6 के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, तो मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 35। बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ नहीं था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, लगा दिया मैंने ये सवाल। क्या कहा है इसमें, इसमें बोला है द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर इज दिस, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल इज। बड़ा आसान सा सवाल है, एक चीज याद करो पहले, मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ सवाल शुरू करने से पहले। आपके पास जैसे होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या आता था, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, सेम चार्ज लेकिन नेचर अपोजिट, एक प्लस एक माइनस। उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक्सिस, उसकी एक्सिस से, उसके सेंटर से उसकी एक्सिस पर आर डिस्टेंस पर, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता था तो कितना आता था और उसकी डायरेक्शन क्या आती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था 1/4πε0 2p/r³, याद करो, होता था। डायरेक्शन क्या होती थी, इस इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो p है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p, जो डायरेक्शन p की है वही डायरेक्शन यहाँ पे e की है, ये डायरेक्शन हो गई e की डायरेक्शन इधर ही हो गई, जो p की डायरेक्शन वही e डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां से सोच समझ के बताओ कि अगर E ये था तो यहां पे वोल्टेज का भी फॉर्मूला था पोटेंशियल का, वो भी बताओ। तो वो था सर 1/4πε0 p/r², ये था। हाँ, तो अब सेम बिल्कुल इसी तरह, ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करोगे मैग्नेटिक डाइपोल की, यहां माइनस चार्ज तो साउथ पोल, प्लस चार्ज मान लो नॉर्थ पोल, ऐसे इसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेट हो एक छोटी मैग्नेट, उसको शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल कहते हो आप। ये हो गया इसका सेंटर और ये हो गई इसकी एक्सिस पे वही पॉइंट उतनी दूर, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड एम किधर है इसका, साउथ से नॉर्थ, ये आ गया इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सेम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला यहाँ क्या होता था कि आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या, वही जो एम की डायरेक्शन वही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी। तो वो कितनी आती थी, तो बी की वैल्यू आती थी 1/4πε0 की जगह μ0/4π, यहाँ पी होता था,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ m होता है 2m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन में r³। ऐसे ही वहां पे पोटेंशियल होता था, तो यहां होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल v से ही दिखाएंगे v, और इसकी जगह म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और p की जगह m अपॉन में r²। ये मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। किसी मैग्नेट के एक्सिस पर r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। इसी का यूज करके मैं आंसर निकालने वाला हूं। तो मेरे पास ये मैग्नेट हो गई, नॉर्थ साउथ r डिस्टेंस पर, यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पर मेरे को निकालना है मैग्नेटिक पोटेंशियल v, और उसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन में r²। ये फॉर्मूला लगाना है। अब ये मैग्नेटिक पोटेंशियल कितना दिया है इन्होंने दिया है ये मैग्नेटिक पोटेंशियल 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷। m की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट तो निकालना है m, और अपॉन में r का स्क्वायर। r कितना था, कितने दूर निकालना है, 20 सेंटीमीटर पे, सेंटर से 20 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 0.2 मीटर, उसका स्क्वायर। चलो हो गया काम। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इसको अपॉन में ले जाओ, तो m आ गया 1.5 10⁻⁻⁵ इंटू इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, और अपॉन में 10⁻⁻⁷। 10⁻⁻5 से -5 कट जाएगी, 10 की पावर नीचे बचेगी -2। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो 1.5 इंटू 0.04 इंटू में 10⁻²। 10⁻² हो गया 100, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। लो जी, ये आ गया हमारा आंसर। आंसर इज 6। बहुत आसान। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लगा दिया, क्वेश्चन नंबर 81। क्या दिया है इसमें, जरा सोचते हैं, समझते हैं। इसमें दिया है ए करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 60 डिग्री। ठीक है, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये इस टाइप का एक मीटर है, उसमें इस तरह से निशान लगे होते हैं, बीचों बीच ऐसे एक निडल होती है, सुई होती है। जैसे ही हम उसको करंट देते हैं तो ये जो निशान लगे हुए हैं इसमें, ये यहाँ पे निडल डिफ्लेक्ट होती है, डिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इसने कहा कि ये 60 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई, 60 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई, 60 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, द करंट टू कॉज डिफ्लेक्शन थ्रू π/10। देखो करंट दिया जब हमने 200 माइक्रो एम्पियर का, तब तो ये डिफ्लेक्ट हुई 60 डिग्री, और पूछा है कि जब हम इसको कितना करंट दें कि जब ये π/10 रेडियन डिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब दोनों बार एंगल दे रखा है। अब आपको पता है गैल्वेनोमीटर में जो इसका निडल का डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, थीटा प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, θ1 अपॉन में θ2 इक्वल्स टू I1 अपॉन में I2। θ1 पहला एंगल, तो पहला एंगल कितना दिया है इसने, 60 डिग्री। θ1 को 60 डिग्री, पर इसको डिग्री में नहीं रेडियन में चेंज करो, तो रेडियन में होगा ये π/3 रेडियन। ठीक है, करंट I1 जब ये 60 डिग्री गैल्वेनोमीटर कॉइल 60 डिग्री डिफ्लेक्ट हुई, तो उस टाइम पे करंट कितना है इसके अंदर, 200 माइक्रो एम्पियर का करंट है। ठीक है जी, अब जब ये दोबारा θ2 π/10 रेडियन
π/10 रेडियन डिफ्लेक्ट हुई तो उस टाइम पे करंट कितना होगा, उस टाइम पे करंट कितना रहा होगा, I2। तो इसको उठा के θ1 θ2 I1 I2 उठा के यहां रख दो। θ1 हो गया π/3 रेडियन अपॉन में θ2 π/10 रेडियन। करंट I1 है 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन में I2 निकालना है। जब 200 माइक्रो एम्पियर का करंट था तो कितना डिफ्लेक्ट हुई, π/3 रेडियन डिफ्लेक्ट हुई उसकी जो निडिल है, और जब π/10 डिफ्लेक्ट होगी तो करंट कितना होगा, I2 निकालना है। सीधा सिंपल सा सवाल है। हमको बस ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर होता है उसमें थीटा, उसका जो निडल का डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। उससे हमने फॉर्मूला बनाया, 3 वैल्यू दे रखी थी, 1 वैल्यू पूछी थी। आंसर रेडियन से रेडियन कट गया, पाई से पाई कट गया, ये ऊपर जाएगा 10/3 इक्वल्स टू 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन में I2। ये इससे कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करी तो I2 की वैल्यू 60 माइक्रो एम्पियर आ गई। आंसर चेक करो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत इजी, सब आसान आसान से सवाल है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं भाई सवाल क्या दिया है। 82 क्वेश्चन में कहा है ए गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम। गैल्वेनोमीटर को वो तो पता ही है आपको, गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर एक कॉइल होती है। इस कॉइल का रेजिस्टेंस जी मान लिया इसका रेजिस्टेंस, उसको दे रखा है 200 ओम विद फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 20 माइक्रो एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर जितना मैक्सिमम करंट झेल सकता है, मैं सीधी सी बात कहूंगा, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब होता है जितना मैक्सिमम करंट आप इसको दे सकते हो जिससे इसकी सुई मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाए, मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाए जितनी हो सकती है, तो उसको कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। उसको IG से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आ गया 2 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर सॉरी। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी एडेड टू यूज इट एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 20 मिली एम्पियर। ये चाहते हैं कि अगर इस गैल्वेनोमीटर से हम अमीटर बनाएं। अमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। सर करंट तो ये भी मेजर कर सकता है, पर ये तो देखो 20 माइक्रो एम्पियर तक का कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो आप याद करो आपने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि अगर गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा दें, जिसको क्या कहते थे वहां पे, शंट, शंट बोलते थे इसको, शंट। तो ये जो शंट लगा दिया आपने, उससे क्या होगा, इस शंट की वजह से ये गैल्वेनोमीटर अमीटर बन जाता था। जब आप पैरेलल में इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में, तो ये बन जाएगा अमीटर। और अमीटर की रेंज कहां तक बनानी है हमको, हमें बनानी है 20, 0 से लेके 20 मिली एम्पियर तक। मतलब अब देखो हम यहां से इसको करंट देंगे, मान लीजिए I, तो अब ये सारा का सारा इस गैल्वेनोमीटर में से नहीं जाएगा, गैल्वेनोमीटर में सिर्फ उतना जाएगा जितना ये झेल सकता है। और बाकी अब जैसे यहां से I चला, उसके सामने 2 रास्ते हैं, कुछ गैल्वेनोमीटर में से निकलेगा, कुछ इस शंट में से निकलेगा। तो गैल्वेनोमीटर में से तो उतना निकलेगा जितना ये झेल सकता है IG, तो बाकी का बचा हुआ इसमें से निकलेगा। तो बाकी का कितना बचा, I माइनस IG, ये बचा, ये शंट में से निकल जाएगा। और अब गैल्वेनोमीटर की भी जान बच जाएगी, और एक बड़ा करंट हम इसके अंदर से पास भी करा सकते हैं, एक बड़ा करंट। तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये अमीटर बन चुका है। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, अब ये बच्चों बन चुका है एमीटर। तो एमीटर की खास बात क्या होती है कि उसमें आप एक बड़ा करंट भी दे सकते हो, क्योंकि आपने उसमें कुछ करंट को बाईपास कर दिया। भाई अगर देखो बड़ा करंट यहां देते और ये ना लगाते शंट, तो सारा वो गैल्वेनोमीटर में से निकलता और वो खराब हो जाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, शंट लगा देते हैं, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो यहाँ से करंट सारा गैल्वेनोमीटर में से नहीं निकलता, उसमें से सिर्फ उतना निकलता है जितना वो झेल सकता है, बाकी सारा शंट में को बाईपास हो जाता है।
ठीक है, तो इस डिवाइस को जब हम गैल्वेनोमीटर के साथ शंट लगाते हैं पैरेलल में, इस डिवाइस को कहते हैं अमीटर। ठीक है, और इस अमीटर से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं आई की वैल्यू दे रखी हो अगर, तो इस शंट की वैल्यू कितनी है। तो अगर देखो यहां एक छोटा लूप बन रहा है, इस लूप में अगर हम किरचॉफ लॉ लगा दें, किरचॉफ लॉ लगा दें, तो किरचॉफ लॉ से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। किस चीज की कैलकुलेशन कर सकते हो कि शंट कितना होना चाहिए, करंट कितना होना चाहिए, कैलकुलेशन कर सकते। उसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला याद करो क्या था। तो शंट का फॉर्मूला था आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला था बच्चों। ठीक है, ये कि हम इसमें शंट लगाएं तो कितना लगाएं, तो वो इस फॉर्मूले से आप निकाल। चलो तो करो, वैल्यू रखो इसकी। तो आई जी की वैल्यू, आई जी हो गया 20 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6, जी की वैल्यू 200 ओम अपॉन में आई, आई की वैल्यू कितनी थी 20 मिली एम्पियर, ये है ना, देखो ये 20 मिली एम्पियर, तो 20 इंटू 10 की पावर -3 और माइनस आई जी 20 इंटू 10 की पावर -6, आई जी की वैल्यू ये हो गई। चलो जी मल्टीप्लाई करके ऊपर देखो, 2 इंटू 2 हो गया 4000 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में नीचे बन गया, इसकी मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो 10 की पावर -3 कॉमन ले लो, अंदर बचा 20 माइनस 20 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया। अब देखो 10 की पावर -3 से इसको काट दिया तो -3 बचा यहाँ, तो ऊपर -3 4000 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में नीचे बचा 20 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 बच गया, ये 0.0। अब ये तो 20 से बहुत छोटा है, चाहे ऐसे ही छोड़ दो इसको, नहीं पूरा निकालना, पूरा निकाल लो। ठीक है, तो ऊपर ऊपर वाला एडजस्ट करो, देखो ये 3 0 माइनस 10 की पावर -3 से कट जाएंगी, तो ऊपर कितना आ गया, अप्रोक्स आ गया, ये अप्रोक्स क्या ऊपर तो 4 ही आ गया, और अपॉन में नीचे। अब देखो 20 में से 0.02 माइनस करूंगा तो 19.98 बचेगा, तो वो भी यार अप्रोक्स 20 है, तो 20 के सामने ये बहुत छोटा नंबर है, आप इसको नेग्लेजिबल मतलब नेग्लेक्ट कर सकते हो, छोड़ दो, तो 20 आ गया। अब 20 आ गया तो बस इससे सॉल्व कर लो इसको, तो ये कितना बन गया आपका 0.2 बन गया, बस 0.2 के करीब बन रहा है। इससे इसको डिवाइड करके देख लो, चाहे जब इससे इसको काटोगे आप तो ये 5 आ जाएगा 1/5, और 1/5 0.2 के करीब आ जाएगा। आंसर चेक करो 0.2 आ रहा कि नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी 0.2 ओम। तो शंट कितना लगाना पड़ेगा हमको बच्चों, यहाँ 0.2 ओम। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है आपको सब कुछ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, आते हैं इस पे। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, ओके, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद 400 ओम। यहाँ पे हम इसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं 400 ओम का, ठीक है। मेजर्स ए वोल्टेज अप टू 10 वोल्ट, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी वोल्टेज मेजर कर सकता है ये ए से बी के बीच में, भाई ये तो कम ही कर सकता है, इसके साथ इसको लगा दिया तो इससे वोल्टेज की रेंज बढ़ गई इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज जो दे रखी वो 10 वोल्ट दे रखी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। अब इसने कहा द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर रीड अप टू 10 एम्पियर। अच्छा, तो पहले तो एक काम करो, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, ओके, एक बात बताओ इसमें क्या चीज अननोन है हमारे लिए, पहले अमीटर इसको बाद में बनाएंगे, सवाल को आगे बाद में बढ़ाएंगे, पहले ये देखो इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या मिल रहा है।
इसमें एक बात हमारे लिए अननोन है कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना चल रहा है, तो करंट मैक्सिमम कितना चल सकता है इसमें, IG। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर हम वोल्टेज निकालें VA माइनस VB, तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे। पहले ए से चले तो ए की वोल्टेज, बी पे पहुंचे माइनस बी की वोल्टेज, फिर लगाओ इक्वल, फिर यहाँ से चलना शुरू करो। तो पहले गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज लिखो, तो वो होती है क्या, गैल्वेनोमीटर में तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज V इज इक्वल टू IR। तो I इसके अंदर का करंट IG इंटू R की वैल्यू 100, फिर प्लस, अब इस रेजिस्टेंस में भी यही करंट जा रहा IG, तो V इज इक्वल टू IR। इसके लिए भी हो गया IG इंटू में 400। चलो VA माइनस VB, यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज जो दे रखी वो 10 है, तो IG इंटू में 100, IG ले लो कॉमन, तो 100 प्लस 400 रह गया अंदर, तो 10 इक्वल्स टू IG इंटू में 500, 0 से 0 कट गई, ये अपॉन में चला गया, IG की वैल्यू आ गई 1/50 एम्पियर। इसके अंदर का मैक्सिमम करंट आ गया, गैल्वेनोमीटर के अंदर का बच्चों मैक्सिमम करंट आ गया। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन से हमें करंट पता चल गया कि ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट झेल सकता है। अब ये पूछ रहा है कि ये बताओ अगर अब हम इसको कन्वर्ट करें गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, तो अब आप याद करो, गैल्वेनोमीटर के साथ जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देते हैं उसको क्या कहते हैं, शंट। सीरीज में लगाएंगे तो बनेगा वोल्टमीटर, यहाँ पे था ये वोल्टमीटर, और जब गैल्वेनोमीटर के साथ इसको लगा देंगे पैरेलल में तो ये बन जाएगा अमीटर। तो ये अमीटर बन गया। अब ये अमीटर बन गया तो इसके अंदर तो यहाँ से करंट कितना भेजा हमने, आई, इसके अंदर केवल गया IG, बाकी निकला इसमें से I माइनस IG। तो अगर यहाँ से शंट को निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों बताओ, तो वो था IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG, ये शंट का फॉर्मूला था। ठीक है, तो शंट के बारे में ही हमको बताना है, इस S की वैल्यू निकालनी है। IG हम निकाल चुके, ये रहा 1/50, G की वैल्यू, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो कितना था 100, सब चीजें दे रखी है बाकी। I माइनस IG, I का मतलब जितनी करंट की रेंज तक आप इसको बनाना चाहते हैं अमीटर, तो कितनी करंट की रेंज तक बनाना चाहते हैं, 10 एम्पियर तक, तो 10, और माइनस IG कितना था 1/50, 1/50। अब 10 के सामने 1/50 तो बहुत छोटा है, छोड़ दो, तो ये बन गया, ये इससे काटा 2, तो 2 अपॉन में 10 रह गया बस, ये तो बहुत छोटा है, नेगलेक्ट कर दो, तो 2/10 तो 0.2 ओम अप्रोक्सी आ गया। 0.2 ओम को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2 ओम को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 में, चाहिए मेरे को यहाँ, तो 0.2 ओम को लिख सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -2 ओम, तो 10 की पावर -2 इंटू में x, या कह लो x के मल्टीप्लाई में 10 की पावर -2 ओम आया इसका। तो देखना जरा यहाँ x का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है भाई, 10 की पावर -2 ये रहा इंटू में यहाँ x, तो x का काम कौन कर रहा है 20, तो आंसर आ गया हमारा 20। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 20 तो है, हाँ ये रहा। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं पहले भी करा चुका हूं, चलो पढ़ते हैं। इन एन एमीटर 5% ऑफ द मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज G, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर विल बी। बहुत आसान है, देखो समझो, आपको ये पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है जिसका रेजिस्टेंस हमने ले लिया G, उसी को बोला जाता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। जब हम उसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको बोलते हैं शंट, हाँ, तो वो शंट क्या करता है, वो जैसे हमने इसको करंट दिया I, इसको टोटल करंट I दिया, तो वो सारा करंट G में से पास होने नहीं देता, जिससे खराब नहीं होता, कुछ करंट को बाईपास कर देता है, अपने अंदर से फ्लो करा के छोड़ देता है।
तो अब ये जो डिवाइस बनती है ये बन जाती है अमीटर। ये अमीटर है ये डिवाइस, ठीक है। अब इसने क्या दी है इंफॉर्मेशन, इसने कहा है इन एन अमीटर, एक अमीटर में 5% ऑफ मेन करंट, मेन करंट से आने वाला 5%, उसका 5%, मेन करंट का 5%, तो मेन करंट आई माना है हमने, यहां से चला मेन करंट आई, उसका 5% गैल्वेनोमीटर में को पास हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में को कितना पास हो रहा है, तो आई को मैं 100 मान लेता हूं, आसान तरीका बता रहा हूं, परसेंटेज वाले में 100 मान के कर दिया करो। तो आई को मैंने मान लिया 100 में से 5% गया गैल्वेनोमीटर के अंदर, 100 का 5% 5 ही होता है, 5 होता है, तो इसमें चला गया 5 एम्पियर का करंट, और बाकी सारा बचा हुआ 95 इसमें को चला गया, ठीक है। तो ये काम किसका कर रहा है, आई जी का, जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से करंट जाता है वो होता है आई जी, और बचा हुआ रेस्ट वो होता है आई माइनस आई जी, और टोटल कितना था आई। अब शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहां से, हाँ निकाल सकते हैं, तो शंट की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, तो वो आएगी S इज इक्वल टू, फॉर्मूला था आई जी इंटू जी अपॉन में आई माइनस आई जी। चलो आई जी की वैल्यू रखो 5, जी अपॉन में आई माइनस आई जी, तो आई कितना है 100, और माइनस आई जी कितना बचा आपका 5, तो ये बन गया आपका 5G अपॉन में 100 माइनस 5 बचा 95, ये आ गया आपकी शंट की वैल्यू, ये शंट हो गया 5G अपॉन 95। चलो ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अब अमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। अमीटर का रेजिस्टेंस, अब सोचो अमीटर, ये पूरी डिवाइस अमीटर है, इसमें गैल्वेनोमीटर है और ये शंट है, और दोनों पैरेलल में है, तो दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा इन दोनों का, ये जो पैरेलल में लगे हैं वही तो पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस हो, क्योंकि एमीटर में तो ये दोनों आते हैं, जी का भी रेजिस्टेंस मतलब गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस, शंट का भी रेजिस्टेंस, दोनों को मिला दो तो एमीटर का रेजिस्टेंस बन जाएगा, और दोनों पैरेलल में है तो एमीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा आर ए का मतलब है एमीटर का रेजिस्टेंस, वो आ जाएगा 1/G प्लस 1/S। सॉल्व करोगे आर ए को तो ये आ जाएगा G इंटू एस अपॉन में G प्लस एस, जी की वैल्यू तो G है, एस की वैल्यू वहां से निकाली हमने 5G अपॉन में 95 अपॉन में G प्लस एस, तो G प्लस एस की वैल्यू 5G अपॉन में 95, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये आ गया 5G स्क्वायर अपॉन में 95, इसका एलसीएम लो 95G प्लस 5 तो 100G अपॉन में 95 से बच्चा पार्टी, 95 कैंसिल हो गया, G से एक G कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5G अपॉन में 100, इससे डिवाइड करो तो G/20, G/20, हाँ ऑप्शन ही नहीं है तो गलत है ये G/20 होगा, ये दे भी रखा, देखो इन्होंने आंसर में लगा दिया स्टार, इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ गलती है, तो ये 1 0 फालतू दे दी इन्होंने, G/20 है इसका आंसर। आसान सवाल था, कुछ नहीं था। चलो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लिया मैंने, जरा देखते हैं सवाल में क्या दिया है। गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ये भी गैल्वेनोमीटर का ही है। एक गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, एंड इट अलाउज मैक्सिमम करंट, इसके अंदर से निकलने वाला मैक्सिमम करंट जिसको कहते हैं आई जी, वो दे रखा 5 मिली एम्पियर, ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है, हाँ बदला जा सकता है अप टू 100 वोल्ट, 100 वोल्ट तक का ये जो है वोल्टेज मेजर कर सकता है। अच्छा एक बात सोचो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, उसमें सर रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, ठीक है, उसको आप एस कह लो, आर कह लो, कुछ भी कह लो, आर कह लिया मैंने। अब इससे क्या होगा, इससे इन दो पॉइंट के बीच, इसके और इसके पॉइंट के बीच में वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हो आप,
देखो गैल्वेनोमीटर से क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज छोटी थी, कम थी। एक रेजिस्टेंस लगा के हमने वोल्टेज का एरिया बढ़ा दिया, वोल्टेज का एक्सपेंशन कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दी। तो अब हम मान लो गैल्वेनोमीटर से 5 वोल्ट तक कर पा रहे थे और इसे लगाने के बाद मान लो 100 वोल्ट तक कर पा रहे हैं, तो उसे फिर वोल्ट मीटर कह देते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम छोटी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, पर आर लगाने के बाद हम बड़ी वोल्टेज को भी मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए गैल्वेनोमीटर के साथ आर लगाने से क्या होता है, वो वोल्ट मीटर बन जाता है। और यहां से ए से बी के बीच में जो इसकी वोल्टेज है वो कितनी करनी है हमको, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट यहां से यहां तक हमको मेजरमेंट करनी। चलो ठीक है, ठीक है। रेजिस्टेंस का आर की वैल्यू बताओ, बहुत आसान है। यहां से किरचॉफ लॉ लगा दो। ए से हम चले तो ए की वोल्टेज जहां पहुंचना है माइनस बी की वोल्टेज इक्वल्स टू, जब यहां से चलेंगे तो पहले गैल्वेनोमीटर मिलेगा, इसकी वोल्टेज लिख लो। तो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज हो गई, किसी भी रेजिस्टेंस की वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर। आई इसके अंदर का करंट तो वो है आई जी, और इंटू आर हो गया जी। फिर प्लस इसमें आई जी, इसके अंदर का करंट आई जी, और इंटू में आर, ये। और पहुंच गए हम इस पॉइंट पर। ये लगा दी हमने इक्वेशन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो आप। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है, ये वोल्ट मीटर का फॉर्मूला है। चलो वी ए माइनस वी बी, यहाँ से यहाँ तक आपको कितना वोल्टेज मेजर करना है, तो 100 वोल्ट करना है। 100 लिखो। आई जी की वैल्यू, आई जी की वैल्यू कितनी थी, आई जी को कॉमन ले लो, अंदर बचा जी प्लस आर, ठीक है। इसको अपॉन में ले जाओ तो आर, जी प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये इसके अपॉन में चला गया तो 100 अपॉन में आई जी। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, तो 100 अपॉन में आई जी माइनस में जी। चलो जी 100 कितना है, 100 तो 100 ही है, अपॉन में आई जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 मिली एम्पियर, तो 5 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर में चेंज कर लो। माइनस जी कितना है, तो जी 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 50। ओके, इससे इसको काटो 20, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस 3, तो ये बन जाएगा 20,000, और माइनस में 50, तो ये कितना बन जाएगा आपका 19। ये वाला आंसर हो जाएगा ना, 50 कम होने पे ये वाला आंसर हो जाएगा 19950 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस आप इसमें लगा दो, तो ये जो वोल्ट मीटर बनेगा ये 100 वोल्ट तक की वोल्टेज को मेजर कर पाएगा। बिल्कुल आसान, ये सब थ्योरेटिकली आपने पढ़ रखा है, और बस आपको प्रैक्टिस में पता चल ही गया कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ये सब मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, यहाँ पे भी ये जो यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है ये मेंस वाला ईयर लिखा हुआ है। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा बच्चों। आज का सेशन करते हैं यहीं पे कंप्लीट, कल इससे आगे चलेंगे। डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन करिए बस। जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे थ्योरेटिकली उसको पूरा बढ़िया से पढ़िए, और यहाँ पे क्वेश्चन उसके करते रहिए, ठीक है। तो बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगे, और आपके लिए ये वीडियो या ये सेशंस जो चला रखे हैं ये आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो तो, ठीक है। तो ज़रूर से फिर शेयर भी ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं और कनेक्टेड है, पता चलता है मुझे। चलिए बाकी कल करेंगे बच्चों।